चलिए आज भूगोल में हम आगे देखते हैं पेज क्रमांक 88। ठीक है। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं और उनका क्षेत्रफल कितना है। हमारे देश का 23% भाग वनों के अंतर्गत आता है। यह माना जाता है कि यह अनुपात में कम है ना। पिछले दिनों भी आपको यह बताया गया था, जबकि इसका कम से कम 1/3 होना चाहिए। हमारे राज्य में लगभग 44% भूमि में जंगल है, जो वन है लगभग 43% सरकार द्वारा आरक्षित वन है। यहाँ लोग जंगल का कोई उपयोग नहीं कर सकते। 40% संरक्षित वन, जहाँ लोग वनोपज एकत्र कर सकते हैं और अपने पशुओं को चरा सकते हैं। बाकी 17% अवर्गीकृत है, यानी लोग बिना किसी रोक टोक के उनका उपयोग कर सकते हैं। कितना? 17%। ठीक है। छत्तीसगढ़ में मानसूनी जलवायु के कारण मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। जशपुर, सामरीपाट, पूर्वी बुंदेलखंड तथा दंडकारण्य के इलाकों में आर्द्र मानसूनी वन, दंडकारण्य मतलब दंतेवाड़ा का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है, पतझड़ वन पाए जाते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान जो समतल हैं तथा राज्य के पश्चिमी भाग में मानसूनी शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। हमारे राज्य में 4 तरह के वन हैं विशेष रूप से, जिसमें साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन और बांस वन के रूप में हैं। ठीक है। बस्तर में साल वन का द्वीप कहा जाता है। किसे? बस्तर को। किसका? साल वन का द्वीप। यह जशपुर, बिलासपुर, कांकेर, गरियाबंद में भी साल वन पाए जाते हैं। सागौन वन राज्य की दूसरी प्रमुख वनस्पति सागौन है। कवर्धा की चिल्फी घाटी, नारायणपुर के कुशरेल घाटी में उत्तम सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, डोंगरगढ़ और अंबागढ़ में भी सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। मिश्रित वन में आंवला, हर्रा, बहेड़ा, साजा आदि प्रमुख वनस्पति पाई जाती है। महानदी के बेसिन के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में जशपुर, कटघोरा, खरसिया, महासमुंद आदि में भी ये वन पाए जाते हैं। बांस वन प्रमुख रूप से सरगुजा वन मंडल तथा कांकेर वनवृत्त कंटक में बांस के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अब देखिए वनों का उपयोग एवं संरक्षण के बारे में बताया जा रहा है ना। पिछले 150 वर्षों में हमारे देश में वनों में बेतहाशा कटाई हुई है, जिसके फलस्वरूप केवल 23% भूमि पर ही वन बचे हैं। वे वन भी संभवतः पर्याप्त रूप से घने नहीं हैं। इस कारण कई कारण रहे हैं। प्रमुख जो कारण है वे बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विकास, लकड़ी, बांस आदि की आवश्यकता बढ़ने के कारण तेजी से वनों को काटा जा रहा है। वन विभाग का एक काम है अवैध कटाई को रोकना और एक योजना के तहत बूढ़े पेड़ को काटना और बेचना। लेकिन लगातार यह दबाव बढ़ता जा रहा है कि विभाग अधिकतम आमदनी कमाए। वर्ष 1980 के आंकड़ों से यह पता चलता है कि पूरे देश में वन विभाग ने वनोपज बेचकर वन विभाग के सारे खर्च निकालने के बाद देश को 1,49,728 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया था।
जिसमें केवल अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक साथ हुआ करता था, केवल इसमें से ही 49,509 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था सरकार को। इससे हम देख सकते हैं कि हाल तक वनों का व्यावसायिक दोहन किया गया है, और रही वैध कटाई की, इसके अलावा निजी ठेकेदार वनों की बेतहाशा कटाई करते जा रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि हमारे देश की बढ़ती आबादी पिछले 60 साल के विकास के बाद भी वैकल्पिक आजीविका नहीं उपलब्ध करा पाए हैं। परिणाम स्वरूप इस बढ़ती आबादी के पास खेती के अलावा और कोई चारा नहीं है। खेती बढ़ाने का एकमात्र उपाय यह रहा कि वनों को काटा जाएगा। आमतौर पर यह दबाव उन लोगों के द्वारा लोगों पर पड़ा जो सबसे गरीब हैं, जिसके पास शिक्षा का कोई आजीविका का साधन नहीं है। जो लोग खेती करने के लिए साधन नहीं जुटा पाते, वे जंगलों में जाकर जानवर चराकर अपना गुजारा करने लगे। इसका भी जंगलों पर विपरीत प्रभाव रहा है। देश में जो विकास हुआ है वह वनों के लिए अक्सर खतरा ही बना है। सड़क व रेल लाइनों के लिए वनों को काटा जाना आम बात है, और फिर बांध और खदानों के लिए वनों की बलि चढ़ाई गई। इन सब का अंजाम यही हुआ कि देश में वनों का अत्यधिक नुकसान हुआ है। हमने इस अध्याय के शुरुआत में देखा कि वनों को अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं। वे एक और आदिवासी हैं जो सदियों से इन वनों में रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाए बिना उनका उपयोग करते आए हैं। तब उन्होंने वनों में खेती भी की और झूम खेती का तरीका अपनाते थे, जिससे खेत पर कुछ वर्षों के उपयोग के बाद फिर उस जंगल को पनपने के लिए छोड़ दिया जाता था। वनों का उपयोग सामूहिक रूप से और नियमों के साथ किया जाता था। आदिवासी जब कभी वनोपज बाजार में बेचते थे तो वो मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि परिवार के भरण पोषण के लिए करते थे। इससे वनों का अंधाधुंध उपयोग या उसे हानि पहुंचाने का काम नहीं होता था। जब भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो वे बड़े पैमाने पर लकड़ी का व्यापार करने लगे और जंगल को काटकर खेती करवाने लगे ताकि उनकी आय बढ़े। इससे जंगलों को नुकसान पहुंचा और आदिवासियों की पारंपरिक खेती और वनों उपयोग के तरीके भी अव्यावहारिक होते चले गए। जंगलों को तेजी से काटते देखकर अंग्रेज सरकार ने वन विभाग बनाया और वन विभाग के सारे वनों को नियंत्रण को अपने हाथों में ले लिया। आदिवासी जो पहले सामूहिक रूप से वनों के मालिक थे, अब जंगल में शिकार करने या वनों उपज को एकत्र करने पर गुनहगार बनाए गए। अंग्रेज यह कहने लगे कि ये अशिक्षित आदिवासी ही जंगलों का नाश कर रहे हैं और जंगलों को उनसे बचाना होगा। इस प्रकार की रणनीति अंग्रेजों की रही, जो कि प्रारंभ से ही व्यापारी बनकर हमारे देश में आए थे और व्यापार करने लग गए। आगे देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति और वन अधिकार अधिनियम सन 1906। वनों के संरक्षण के लिए कुछ नीतियां भी बनाई गई, जिसे वन अधिकार अधिनियम कहा जाता है या राष्ट्रीय वन नीति भी कहते हैं। पिछले 150 वर्षों से आदिवासी विभिन्न तरीकों से संघर्ष करके जंगल पर अपने अधिकारों के लिए
लड़ते आ रहे हैं। इन संघर्षों के फलस्वरूप सन 1988 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की थी। इस नीति में यह माना गया कि वनों के संरक्षण और विकास में आदिवासियों और ग्राम समुदायों की अहम भूमिका होगी। उनके अनुसार वनों का उपयोग इस तरह करना होगा जिससे वनों के आसपास रहने वाले को रोजगार मिल सके। इस नीति में यह भी स्वीकारा कि आदिवासी और अन्य वनाश्रित समुदायों को अपनी जरूरत के लिए वनों का उपयोग करने का अधिकार रहेगा। इस नीति के तहत संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम चलाए गए, जिनके अंतर्गत आदिवासियों को जंगल से चारा, जलाऊ लकड़ी व लघु वनोपज इकट्ठा करने का अधिकार मिला और वन विभाग के तहत रोजगार भी मिला। लेकिन साथ साथ उन पर दबाव बनने लगा कि वे खेतीहर जमीन पर अपना अधिकार छोड़ दे। खेतीहर जमीन मतलब खेती की जाने वाली उपजाऊ भूमि की जमीन पर अपना अधिकार छोड़े ताकि वहां पेड़ लगाए जाएं। इसी समय देश के विभिन्न हिस्सों में बाघ को बचाने के लिए बाघ अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाने लगे, जिसमें लाखों आदिवासी बेदखल हुए। मतलब उन्हें जमीन से हाथ धोना पड़ा। इसी बीच बाघों को बचाने के लिए कुछ जंगल के हिस्से को संरक्षित किया गया कि यहाँ पर बाघों के लिए उचित व्यवस्था रह सके, है ना। इस बीच देश भर में आदिवासियों की बढ़ती बदहाली पर चिंता होने लगी और सन 1906 में संसद ने लंबे विचार और वाद विवाद के बाद वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया गया। इन अधिनियम की पहली बार यह स्वीकार किया गया कि पिछले 200 वर्षों से आदिवासियों को उनके अपने वनों पर पारंपरिक अधिकारों को न मानकर उनके साथ अन्याय किया। यह भी स्वीकार किया गया कि वनों का संरक्षण, विकास आदिवासियों के अधिकारों की बहाली के बगैर संभव नहीं है। इस प्रकार से वन अधिकार अधिनियम में आदिवासियों की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। इस कानून के द्वारा आदिवासियों व जंगल के अन्य पारंपरिक उपभोक्ताओं को वनों पर उसके पारंपरिक अधिकार और जिस भूमि में वे खेती कर रहे थे उन पर उनका स्वामित्व दिया गया। अगर इस कानून का सही तरह से पालन किया जाता, अमल किया जाता, तो आदिवासी व वन पर आश्रित अन्य लोगों पर सदियों से किए गए अन्याय की समाप्ति हो सकेगी। इस कानून के बनने के समय कई लोग वन संरक्षण के पक्षधर तो थे, उन्होंने चिंता जाहिर की थी इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ लोग अपने अधिकारों का घरेलू उपयोग की जगह व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं, जिससे वनों के और तेजी से कटने की संभावना हो सकती है। इसके विपरीत अन्य लोगों का मानना था कि आदिवासी के सदियों से वनों की रक्षा करते आ रहे हैं, उनके अधिकार सुनिश्चित होने से वे जंगलों की रक्षा हमसे बेहतर कर सकते हैं। इस प्रकार की दो विचारधाराएं इस कानून को लेकर आ रही थी। ठीक है, तो
देखने में ये आया है कि जो आदिवासी जंगल में रहते थे उनका जो कार्य करने का तरीका था वो जंगल की स्थिति के अनुसार ही होता था, जिससे जंगल को नुकसान भी नहीं होता था और उनका भरण पोषण भी हो जाता था, उनका जीवन भी चल जाता था। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों के कारण बहुत उनको नुकसान हुआ आदिवासियों को, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे कुछ विशेष पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।